वंदे मातरम विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान के पाठ्य पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति के अध्याय 8 क्षेत्रीय आकांक्षाएं इस पाठ का क्विक रिवीजन करेंगे। क्विक रिवीजन में कोशिश करूंगा कि 10 मिनट या उससे भी कम समय में पूरे पाठ का रिवीजन हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। क्षेत्रीय आकांक्षाएं अध्याय की समीक्षा यानी पाठ का क्विक रिवीजन। तो पहला पॉइंट है इसका कि 1980 के दशक में स्वायत्तता की मांग के दशक के रूप में देखा जा सकता है, यानी कि इस दौरान अधिकांश देश के जो भी भाग थे उनमें देश के जो भी हिस्सों में स्वायत्तता की मांग को बढ़ी। इस दौर में देश के कई हिस्से स्वायत्तता की मांग बढ़ी और इसने संवैधानिक हदों को भी पार किया। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया और भारत संविधान के बारे में पढ़ते हुए विविधता के बुनियादी सिद्धांत की चर्चा हमारी नज़रों से बार बार गुजरी है। भारत में विभिन्न क्षेत्र भाषाई समूहों को अपनी संस्कृति बचाए रखने का अधिकार है और इसी कारण से हमने एकता की भावधारा से बंधे एक ऐसे सामाजिक जीवन के निर्माण होता है और इसी कारण से अधिकांश क्षेत्रों में स्वायत्तता की मांग है बढ़ी। एक ऐसी व्यवस्था में कभी कभी तनाव या परेशानी खड़ी हो सकती है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रीय एकता के सरोकार राष्ट्रीय आकांक्षाओं और जरूरतों पर भारी पड़े, यानी कई मामलों में क्षेत्रीय आकांक्षाओं ने यानी जो स्थानीय लेवल की जो आकांक्षा है उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी या देश की एकता को भी एक तरह से खतरे में डाला। 1950 के दशक के उत्तरार्ध में पंजाबी भाषी लोगों ने अपने लिए एक अलग राज्य की मांग की आवाज़ उठानी शुरू की और आखिरकार उनकी मांग मान ली गई और 1966 में पंजाब और हरियाणा नाम से दो अलग राज्य बनाए गए। अगला है कि जैसे आपने जम्मू कश्मीर के बारे में जारी हिंसा के बारे में सुना होगा, इसके परिणाम स्वरूप अनेक लोगों की जान गई और कई परिवारों का विस्थापन भी हुआ। कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच में आज़ादी से ही लगभग एक बड़ा मुद्दा रहा है और 1947 से पहले जम्मू कश्मीर एक राजशाही रियासत थी और जहाँ के हिंदू शासक हरि सिंह थे जो भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे और उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य के लिए भारत के साथ में समझौता करने की कोशिश की और उसके बाद में जब पाकिस्तान के कबायलियों ने आक्रमण कर दिया तब उन्होंने भारत सरकार के साथ में समझौता किया। अगला पॉइंट है 1965 में हिंदी विरोधी आंदोलन की शुरुआत डीएमके ने की, यानी दक्षिण भारत में ये शुरुआत हुई और जनता के बीच इस मांग के कारण डीएमके है वो लोकप्रिय हो गई और मार्च 1948 में जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के प्रथम प्रधानमंत्री बने। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर का विशेष संविधान था और प्रधानमंत्री का जो पद था जिसको बाद में मुख्यमंत्री का पद के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। तो मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री बने और इसे संविधान की धारा 370 का प्रावधान करके संवैधानिक दर्जा दिया था, विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया गया था। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया था, हालांकि अब ये भूतकाल की बात हो चुकी है और धारा 370 और 71 के तहत किए गए विशेष प्रावधानों के बारे में आपने जो भी संविधान या जो भी आपकी पाठ्य पुस्तक या 11वीं क्लास में आपने विशेष रूप से पढ़ा होगा और 370 के तहत जम्मू कश्मीर में जो भी लागू होती थी अब वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा इसको हटा दिया गया है। अगला पॉइंट है 1953 में शेख अब्दुल्ला को बर्खास्त कर दिया गया, सालों तक उन्हें नजरबंद रखा गया और 1953 से लेकर 1974 के बीच में अधिकांश समय इस राज्य की राजनीति पर कांग्रेस का असर रहा। ये जम्मू कश्मीर की बात चल रही है और कमजोर हो चुकी नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसके शेख अब्दुल्ला के बिना कांग्रेस के समर्थन से राज्य में कुछ समय तक सत्तासीन रही और लेकिन बाद में वो कांग्रेस में मिला ली गई। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को उनके घर के यानी आवास के बाहर ही उनके अंगरक्षकों ने जो कि सिख थे उन्होंने हत्या कर दी। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और डेट भी है कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या की, उनके अंगरक्षक थे उन्होंने हत्या की और वे ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना चाहते थे क्योंकि इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थे उनके नेतृत्व में या उनके आदेश पे पंजाब में जो भी खालिस्तान समर्थक जो आतंकवादी थे उनके कार्रवाई के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था जो ब्लू स्टार ऑपरेशन था और इसी का बदला लेने के लिए उनके अंगरक्षकों ने इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को हत्या कर दी थी और इस घटना से एक तरफ पूरा देश है वो शोक संतप्त था, दूसरी तरफ दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में सिख समुदाय के विरोध में हिंसा बढ़ गई और कई सिख जो निर्दोष थे उनकी भी हत्या कर दी गई, वो हिंसा के शिकार हुए। अगला हमारा पॉइंट है पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय आकांक्षाएं 1980 के दशक में एक निर्णायक मोड़ पर आ गई और क्षेत्र में 7 राज्य और इन्हीं वो जो भी 7 राज्य जिनमें हैं इन 7 राज्यों को 7 बहनें भी कहा जाता है, 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है जो पूर्वोत्तर के राज्य है और यहाँ 4% आबादी निवास करती है और इसमें इसको जोड़ने वाला जो भाग है वो भारत का 22 किलोमीटर का एक लंबा पतरा रहदारी या एक गलियारा है जो पूरे शेष जो पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से जोड़ता है। 1979 से लेकर 1985 तक
असम में एक आंदोलन चला जिसमें बाहरी लोगों के खिलाफ में आंदोलन चला, जो सबसे बाहरी लोगों को चले आंदोलन का सबसे अच्छा उदाहरण है। यानी असम में ज़्यादातर बांग्लादेश से जो भी घुसपैठिए वगैरह आए थे, बाहरी लोग आए थे, उनके खिलाफ में आंदोलन चला और इसका नेतृत्व है आसू यानी AASU ऑल असम स्टूडेंट यूनियन द्वारा इसका संचालन किया गया। 1979 में यानी 79 में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू ने विदेशियों के विरोध में एक आंदोलन चलाया, जो खास करके बांग्लादेश से आए हुए लोग थे। और पहला और बुनियादी सबक तो यह है कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है। यानी कि जो भी क्षेत्रीय आकांक्षाएं का मतलब हो गया कि जो भी लोग क्षेत्र के हिसाब से अपने क्षेत्र को वरीयता देते हुए जो मांग करते हैं वो लोकतांत्रिक राजनीति में गलत नहीं है, लेकिन जहाँ अभी क्षेत्रीय आकांक्षाएं राष्ट्रीय या देश की जो भी देश का जो संघीय व्यवस्था है उसमें अगर चोट पहुंचाते हैं या उसके लिए खतरा बन जाते हैं, तब ये बहुत खतरनाक चीज़ हो जाती है। और इसका तीसरा जो सबक है कि सत्ता की साझेदारी के महत्व को समझना और सिर्फ लोकतांत्रिक ढांचा ही खड़ा कर लेना काफ़ी नहीं है। यानी कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं का मतलब हो गया कि जो भी क्षेत्र विशेष है वहाँ के लोगों की कुछ विशेष आकांक्षाएं होती हैं, उनकी मांग होती है, वो मांग अपनी स्थान पर जायज़ है, लेकिन अगर क्षेत्रीय मांग देश को तोड़ने की या देश के विभाजन की बात करती है तो वो खतरनाक साबित हो सकती है। तो ये महत्वपूर्ण पार्ट था। बहुत ही संक्षिप्त में मैंने इसका जो सारांश है वो बताने का प्रयास किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो भी बन रहे थे वो मैंने आपको बता दिए। इस पार्ट से संबंधित जितने भी प्रश्न बन रहे हैं, छोटे प्रश्न या कुछ बड़े प्रश्न, वो मैं एक अलग वीडियो में डिस्कस करूँगा, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। और इसके अलावा प्रत्येक पार्ट के जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस हैं उनका अलग से वीडियो बना रखा है, वो भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि इस बार लगभग 80 में से 30 प्रश्न है वो वन वर्ड या ऑब्जेक्टिव टाइप के, मल्टीपल चॉइस टाइप के या रिक्त स्थानों के रूप में एक नंबर के सवाल के रूप में पूछे जाएंगे। तो उनका काफ़ी वेटेज है। और अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको मॉडल आंसर किस तरीके से लिखना है, मॉडल या परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक आप किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, उसके संबंध में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो वो वीडियो ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।